हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने टीवाई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट इन इंडिया। अब इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि एक्सचेंज रेट क्या है और ये एक्सचेंज रेट जो है वो कौन से फैक्टर से अफेक्टेड पड़ता है, क्योंकि ये एक्सचेंज रेट जो है वो अफेक्टेड होता है डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अब हमने देखा था कि एक्सचेंज रेट जो है इट इज़ द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री विल बी एक्सचेंज विद द अदर कंट्री। ये एक ऐसा रेट है जिस पे हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश के करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि अगर यूएस का $1 है और उसको हम कन्वर्ट करते हैं, यानी हम एक्सचेंज करते हैं विथ इंडिया के 80 रुपीज़ के साथ, तो दो करेंसीज एक्सचेंज हो गई। यानी हम डॉलर्स में कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, अमेरिकन जो है वो इंडिया की कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। यानी ये जो एक्सचेंज रेट है वो हमें दिखाता है परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, या प्राइस है जिस पे हम एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। हमने देखा था कि ये जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है वो हमने देखा बहुत से फैक्टर से अफेक्ट पड़ती है। दैट इज़ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स क्या है, क्योंकि जितने चीज़ें हम इंपोर्ट करेंगे उतनी हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या है, जितनी सर्विसेज फॉरेन कंट्रीज रेंडर करेंगी उतनी हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड होगी, यानी हमें ज़रूरत पड़ेगी टू पे दैट अमाउंट ऑफ मनी। थर्ड हमने देखा था फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं। जो हेजर्स हैं वो अपने रिस्क को कम करने के लिए जब भी उन्हें लगता है कि एक्सचेंज रेट इज़ लो इन द मार्केट दे डिमांड द फॉरेन करेंसी। और स्पेकुलेटर्स भी इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। उन्हें लगता है फ्यूचर में जब कोई उन्हें अच्छा सा डील मिलेगा, अच्छा ऑफर मिलेगा, तो दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू अर्न द हायर प्रॉफिट। इसके लिए वो डिमांड करते हैं बच्चों। देन हमने देखा था एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल्स। बहुत से लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन टू आल्सो दे डिमांड द फॉरेन करेंसी। और यूनिलैटरल पेमेंट भी हमने देखा था। ये डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी जो हम पे करते हैं, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ इन BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। दूसरी तरफ हमने देखा था कि ये जो एक्सचेंज रेट है वो और हमारा अफेक्ट होता है, यानी हमने देखे थे बहुत सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अब हम फॉरेन करेंसी को कब सप्लाई कर सकते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, कितना हमारे इकोनॉमी में एक्सपोर्ट है गुड्स का, सर्विसेज का। जितने गुड्स ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतनी फॉरेन करेंसी ज़्यादा होगी एंड वी हैव एबिलिटी टू सप्लाई मोर फॉरेन करेंसी। जितनी सर्विसेज हम रेंडर ज़्यादा करेंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या टूरिज्म की सर्विसेज, ये जो है वो हमारे एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो वी विल गेट द इनफ अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। इसी तरह से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हमने देखा था, एक्सपोर्ट साइड भी था, क्योंकि जब हमारे हेजर्स को, हमारे एक्सपोर्टर्स को जब लगता है कि हाँ दैट फॉरवर्ड डेट जो है, जब वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्पॉट मार्केट में डील करना है या फॉरवर्ड मार्केट में डील करना है, तो दे विल सप्लाई द करेंसी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, वो डील करते हैं। और हमने देखा था यूनिलैटरल रिसिप्ट भी था, दैट इज़ वन साइड डोनेशंस हो, ग्रांट्स हो, कभी भी नेचुरल क्लैमिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है के समय हमारे गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है, तो वन साइडेड आइदर इट इज़ पेड और इट इज़ रिसिप्ट। तो इस तरह से वन साइडेड पेमेंट यानी यूनिलैटरल पेमेंट और रिसिप्ट, ये भी हमने फैक्टर देखा था। और जिस तरह से हमने डिमांड फॉर मनी की तरफ हमने एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल देखा था, वैसे ही हम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल भी देखते हैं। यानी ऐसा भी रहता है कि हमारा इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा है, इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है, तो फॉरेनर्स दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन अवर इन कंट्री, तो हमारे कैपिटल मार्केट में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द गुड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था बच्चों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ये किस तरह से डिटरमाइन होता है इन द मार्केट एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन दिस फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो आज हम समझेंगे इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो।
ना हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट या रेट ऑफ एक्सचेंज, पहले उसको डिफाइन करना है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। यहाँ पे भी आपको फिर से डिफाइन जो है वो पहले बताना है कि एक्सचेंज रेट क्या है बच्चों। एक्सचेंज रेट मीन्स द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री विल बी एक्सचेंज विद द अदर कंट्री। इट इज़ द प्राइस फॉर विच वन कंट्री का करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर करेंसी। ये हमें दिखाता है एक कंट्री का परचेजिंग पावर इन रिस्पेक्ट विद द अदर कंट्री का करेंसी। नाउ हमने देखा कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कैसे होता है। अब हमने बच्चों देखा कि देयर इज़ अ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जब हमने टोटल एग्रीगेट डिमांड देखा था तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड द रेट ऑफ एक्सचेंज हैव इन्वर्स रेट। याद है बच्चों, इन्वर्स रेट था क्योंकि हमने एग्रीगेट डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी देखा था जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स की वजह से, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की वजह से, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होते हैं उनकी वजह से होता है, या इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट जो है वो हमें पे करने हैं, या एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल है, या यूनिलैटरल पेमेंट है। इन सबको हमने ऐड किया तो हमें क्या दिखाई दिया बच्चों? हमें दिखाई दिया डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। जो कर्व है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड था, यानी रेट में, यानी एक्सचेंज रेट जो हम देख रहे हैं रुपीज़ पर डॉलर, और डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमें एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। तो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी का जो है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड, और इसका स्लोप कैसा जा रहा है बच्चों? नेगेटिव जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रेट कम होगा डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी ज़्यादा होगा, और रेट हायर होगा तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कम हो जाएगा। दैट इज़ वाई डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। ओके बच्चों। देन दूसरी तरफ हमने देखा था सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अब सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी में भी हमने देखा था सप्लाई हम कैसे करते हैं फॉरेन करेंसी का। आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, वहाँ से हमें जो है वो फॉरेन करेंसी मिलती है, फॉरेन एक्सचेंज मिलते हैं, तो वी कैन इजीली सप्लाई इन द मार्केट। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल, फिर से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि दोनों तरफ हेडिंग हमने सेम रखी थी ताकि आप इजीली जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। यानी दोनों तरफ हमने देखा, एक तरफ डिमांड तरफ हमने देखा डिमांड फॉर इंपोर्ट, तो इधर डिमांड फॉर हमने देखा था एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। फिर हमने देखा था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो इधर हमने देखा दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। थर्ड लेवल पे हमने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ सेम रखा था। और फोर्थ लेवल पे हमने देखा था जब हम डिमांड फॉर करेंसी कह रहे हैं फॉरेन करेंसी, तो हम क्या कर रहे हैं? डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, दैट वी आर गोइंग टू पे कर रहे हैं, इसके लिए हमें डिमांड है। लेकिन हम सप्लाई कैसे करते हैं? जब हमें डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट रिसीव होता है बच्चों। फिर हमने देखा था एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल, जब हम कैपिटल एक्सपोर्ट करते हैं इसके लिए डिमांड फॉर कैपिटल रहता है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी रहता है। लेकिन व्हेन देयर इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री, यानी इंपोर्ट ऑफ कैपिटल, तो इट इज सोर्स फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। देन यूनिलैटरल पेमेंट है तो हमें डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी है, यूनिलैटरल रिसिप्ट है तो वी हैव सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। लेकिन जब हम सप्लाई तरफ देखते हैं तो ये सब फैक्टर्स ऐड होते हैं, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट रिसीव्ड जो हम करते हैं, दैट इज़ उसके साथ साथ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन देखा। देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे इकोनॉमी में इंपोर्ट हुआ है, और यूनिलैटरल रिसिप्ट मिली है। ये जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है एग्रीगेट सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी फॉरेन एक्सचेंज। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं? जैसे रेट बढ़ने लगता है तो सप्लाई ज़्यादा होती है, रेट कम होता है तो इसमें सप्लाई आपकी कम रहती है। तो हमारा जो सप्लाई कर्व है इस तरह से दिखता है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कर्व। अब ये कैसे स्लोपिंग रहता है? इट है स्लोपिंग अपवर्ड, इसके लिए इसका स्लोप क्या है बच्चों? पॉजिटिव स्लोप है। ओके, नाउ हमने देखा वाई एक्सिस पे क्या है? एक्सचेंज रेट, यानी रुपीस का डॉलर के साथ एक्सचेंज वैल्यू, और एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं क्वांटिटी, यानी कितनी फॉरेन एक्सचेंज हमें डिमांड होगी या सप्लाई होगी। हमने देखा जो डीएफ कर्व है, यानी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कर्व है, इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड।
क्यों? क्योंकि हमारा इकोनॉमी में जितना रेट हायर होगा डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कम होगा। अगर रेट कम होने लगेगा तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल बी इंक्रीज। इसके लिए इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड और इसका नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज हैव इनवर्स रिलेशनशिप। फिर हमने देखा कि SF यानी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज, इट इज स्लोपिंग अपवर्ड, वो अपवर्ड जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा। एक्सचेंज रेट कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। ये जहां इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, वहां हमें मिलता है इक्विलिब्रियम रेट। ये इक्विलिब्रियम रेट है जहां पे आपकी क्वांटिटी जो है वो डिमांड भी होती है फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई भी रहती है। और इजीली हम देखते हैं कि हमारे मार्केट में क्या डिसाइड हो जाता है बच्चों, रेट डिसाइड हो जाता है, यानी एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। इससे एक्सचेंज रेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम रेट। इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, दोनों इक्वल है। यहाँ पे हमारा BOP पोजीशन जो है वो किस लेवल पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ओके बच्चों, नाउ अगर हम इक्विलिब्रियम से ऊपर देखें, अबव इट, तो आप पोजीशन देख रहे हो, सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा है, सप्लाई आपकी डिमांड से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम नीचे देखें, बिलो इट, अगर नीचे देखें तो डिमांड जो है वो हमारी सप्लाई से ज़्यादा है। लेकिन एक ऐसी पोजीशन है यानी OR रेट जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम रेट वहाँ डिसाइड होता है जहाँ पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी मार्केट फोर्सेस हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। और हमारा क्वेश्चन भी यही था, एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। वो कैसे डिटरमाइन होता है? जहाँ पे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी जो है वो सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी को इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ पे डिमांड और सप्लाई बोथ आर इक्वल, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबिलिटी का पोजीशन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और वहाँ पे हमारा एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। क्योंकि अगर इस रेट के अबव की पोजीशन देखें तो सप्लाई आपके डिमांड से ज़्यादा है, लेकिन अगर बिलो की पोजीशन में देखें तो डिमांड हमारे सप्लाई से ज़्यादा है। तो बोथ द सिचुएशन जो है वो हमारी इकोनॉमी में उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है, नहीं प्रेफर की जाती हैं। जनरली रेट इज़ डिटरमाइन वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज़ इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ अब हमारी इकोनॉमी में चेंजेस तो आते ही हैं बच्चों, हमारी इकोनॉमी में चेंजेस ज़रूर होते हैं। सम टाइम डिमांड बढ़ती है, अब डिमांड बढ़ती है तो एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट होता है। अब डिमांड बढ़े तो हमें मालूम है कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी का अगर इंक्रीज होती है डिमांड तो इट विल बी शिफ्टेड ऑन राइट साइड, राइट साइड डिमांड शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की डिमांड होती है, और हमारी इकोनॉमी के में हम लोग हमेशा चाहते हैं ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री को एक अच्छा बैकअप मिले, तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ती ही रहती है। और जब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ती है तो देखो बच्चों किस तरह से हमारी इकोनॉमी में इस एक्सचेंज रेट को इफ़ेक्ट आता है। जब हम फॉरेन करेंसी की डिमांड को बढ़ाते हैं बच्चों, देखो हमने बढ़ा दिया, तो ये हमारा जो DF1 कर्व है, DF1 यानी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी का कर्व जो है वो आगे शिफ्ट हो गया। यानी ये क्या हुआ आपकी इकोनॉमी में, ये आपकी इकोनॉमी में हो गया इंक्रीज इन डिमांड, वो आपकी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ जाती है तो यू विल गेट द न्यू इक्विलिब्रियम रेट, आपकी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम रेट बढ़ जाता है। अब इसका इफ़ेक्ट आप देख सकते हो बच्चों, इसका इफ़ेक्ट ये है कि जैसे ही डिमांड बढ़ गई यानी मोर क्वांटिटीज़ डिमांडेड, लेकिन इस मोर क्वांटिटीज़ डिमांडेड की वजह से हम देखते हैं इकोनॉमी में हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, एक्सचेंज रेट जो है वो हाई हो जाता है, क्योंकि जब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है फॉर फॉरेन करेंसी तो इट विल पुश द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। यानी जहाँ पे $1 इज इक्वल टू 80 है, इट मे बी 82, 83, यानी यहाँ पे जब हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ता है
तो आपने ऑब्जर्व किया हमारा जो इंडियन रुपी है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। जब एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है यानी हमारा इंडियन रुपी वीक हो रहा है और डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, तो ये इफेक्ट होता है। और यही है कि कौन से फैक्टर्स इस पर इफेक्ट करते हैं। अच्छा, ये था डिमांड। नाउ सम टाइम हमारी इकोनॉमी में सप्लाई जो है वो भी बढ़ सकती है। जब सप्लाई बढ़ती है, हो सकता है हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बढ़ा हो, यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज वो ज़्यादा हुआ हो, और हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट ऑफ कैपिटल भी हुआ हो, अच्छा खासा डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हमने अर्न किया हो, रिसीव किया हो। तो जब ऐसा रहता है तो जनरली हम इकोनॉमी में देखते हैं कि जो सप्लाई है, जो सप्लाई कर्व है वो इस तरह से SF1 यानी देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई। हमने क्या किया बच्चों, सप्लाई को भी बढ़ते हुए इकोनॉमी में देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और हम देख रहे हैं 2017 में, 2018 में इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड वेल इवन आफ्टर कोविड के प्रॉब्लम के बाद। जैसे ही हमारी इकोनॉमी जो है अनलॉक हुई, उसने काफ़ी अच्छा इनक्रेडिबल ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री में दिखाया, सर्विस सेक्टर में दिखाया। तो सम टाइम हमारी इकोनॉमी में सप्लाई भी बढ़ती है। जब सप्लाई बढ़ती है तो आप देखो सप्लाई की वजह से फिर आपकी इकोनॉमी में वी विल रीच एट अ न्यू इक्विलिब्रियम लेवल। अब जब सप्लाई बढ़ती है तो देखो यहाँ पे क्या इफेक्ट आता है बच्चों, इसको मैं दिखा रही हूँ। जब सप्लाई आपकी इकोनॉमी में बढ़ी, ये Q2 लेवल, और यहाँ पे आपका जो रेट है वो रिड्यूस हुआ है, नीचे गए हैं, तो मैं इसको 0 लिख रही हूँ, यानी R से नीचे जो है R0, ये दिखा दिया मैंने। आपका रेट जो है वो फॉल हो रहा है बच्चों, थोड़ा सा रेट कम हुआ। जब रेट कम होता है क्योंकि आपकी इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ी है बच्चों। जब सप्लाई बढ़े यानी फॉरेन करेंसी आपकी इकोनॉमी में ज़्यादा सप्लाई हुई तो उसने रेट को पुल डाउन किया, नीचे कम कर दिया। जब हमारा रेट कम होने लगता है यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हुआ, यानी इस लेवल पे R0 रेट कम देना पड़ेगा। यानी यहाँ पे सपोज $1 है, नाउ वी हैव टू मेक द पेमेंट 76 रुपीज़, 77 रुपीज़, 78 रुपीज़, सपोज ऐसे कम हुआ, यानी इंडियन रुपी एप्रिशिएट हुआ, स्ट्रांग हुआ। जब रेट कम होता है यानी हमारा रुपी स्ट्रांग हो रहा है, जब रेट ज़्यादा देना पड़ता है तो हमारा रुपी वीक हो रहा है। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी में डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट दिखाई देता है। यानी आपका पहले नॉर्मल दिखाई देगा डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी का, जो सप्लाई करेगा, सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी का को इंटरसेक्ट करेगा। जहां इंटरसेक्ट किया क्या मिलेगा बच्चों, इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो क्वांटिटी हमने डिसाइड की उस लेवल पे आपका डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल, और मार्केट में रेट OR इज डिटरमाइंड। लेकिन जैसे ही डिमांड बढ़ी तो डिमांड फॉर फॉरेक्स का जो है वो शिफ्टेड हो गया, राइट साइड बढ़ गया, उसने एक नया इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखाया इवन, लेकिन रेट बढ़ा दिया। जब रेट बढ़ जाता है यानी वी हैव टू पे मोर रुपीज़ इन एक्सचेंज ऑफ डॉलर। जब ज़्यादा देना पड़ेगा यानी हमारा रुपी क्या हो गया बच्चों, वीक हो गया। लेकिन जब सप्लाई बढ़ती है हमारी इकोनॉमी की पोजीशन स्ट्रांग हुई, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, गुड्स का, सर्विसेज का, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से हमारे पास ज़्यादा स्टॉक ऑफ मनी ऑलरेडी अवेलेबल है फॉरेन करेंसी का। देन हमारे पास इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट वो भी काफ़ी अच्छा रिसिप्ट हुआ है, यूनिलैटरल जो है वो रिसिप्ट मिला है, और हमारे पास काफ़ी अच्छा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी भी बढ़ती है बच्चों। जब वो बढ़ेगी तो हमारे इंडियन रुपी को मजबूत कर देती है। तो इस तरह से डिटरमाइन होता है आपकी इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट। बहुत इजी है बच्चों, और जैसे हमने डिस्कस किया वैसे ही मैंने आपको अपने नोट्स में पॉइंट्स में लिख के दिए। बहुत इजी आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। अब इसका आखिरी हिस्सा हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है इस पर कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। इसके लिए आखिरी हिस्सा होगा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द इक्विलिब्रियम रेट। इक्विलिब्रियम रेट पे कुछ फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं, और वो फैक्टर्स बहुत लिमिटेड है। जैसे हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं। पहला हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन। अब जब बच्चों हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं यानी महंगाई जब बढ़ती है, अब सपोज़ मैं एक सिचुएशन ले रही हूँ कि सपोज़ हमारी इंडियन इकोनॉमी में महंगाई बढ़ गई। अब इन्फ्लेशन इंडिया में हुआ।
अब इन्फ्लेशन इंडिया में हुआ तो इससे क्या इफेक्ट आएगा बच्चों? हमारे जो इंडियन गुड्स की प्राइस है वो हाई हो गई, यानी इंडियन गुड्स बिकम कॉस्टली इन इंटरनेशनल मार्केट। अब जब कॉस्टली हो जाएंगे तो उनकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। अब जब इंडियन गुड्स की डिमांड कम हो गई इन इंटरनेशनल मार्केट, यानी हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, तो हमारे पास सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कम हो गई, क्योंकि एक्सपोर्ट कम हुआ। जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कम हो जाएं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कम हो जाएं, क्योंकि प्राइस हमारी ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, इसके लिए हम ज़्यादा एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाए गुड्स, ज़्यादा सर्विसेज भी रेंडर नहीं कर पाए, इसके लिए हम लोग उतनी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी को कलेक्ट नहीं कर पाए, उतना फॉरेन एक्सचेंज हम जो है अर्न नहीं कर पाए। अब इसकी वजह से आपके इकनॉमी में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा इंडियन रुपी क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा आपकी इकनॉमी में सप्लाई कम हो गई। अब सप्लाई कम हो गई तो ये डायग्राम जो है वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पुल अप हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, यानी हमारी इकनॉमी में रुपी वैल्यू स्ट्रांग हो जाएगा। और यही सिचुएशन रिवर्स होगा अगर यूएस में इन्फ्लेशन हो। अगर यूएस में इन्फ्लेशन होगा तो सिचुएशन एकदम डिफरेंट हो जाएगी। फिर तो वी विल सी इट कि वहाँ इन्फ्लेशन हो गई, उनका एक्सपोर्ट कम हो गया, फिर हमारा रुपी वैल्यू जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो सिचुएशन पूरा उल्टा हो जाता है। यानी हर इकनॉमी में एक्सचेंज रेट जो है वो उस कंट्री के इन्फ्लेशन लेवल की वजह से अफेक्टेड होता है। बिकॉज ड्यू टू इन्फ्लेशन वी विल फाइंड इट कि इंडियन गुड्स विल बिकम कॉस्टली, और जब इंडियन गुड्स हो या सर्विसेज हो इट विल बिकम कॉस्टली फॉर द फॉरेन कंट्री, उनके लिए कॉस्टली हो जाएगा। इट विल रिड्यूस द डिमांड फॉर इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी यानी डॉलर्स हो, पाउंड्स हो, यूरोज हो, उनकी सप्लाई कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम हो जाएगी तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगा। एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया यानी आवर रुपी विल बिकम वीक हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन सबसे पहला फैक्टर अफेक्ट करता है। दूसरा है इंटरेस्ट रेट्स। अब हर कंट्री जो है वो अपने कैपिटल पे डिफरेंट इंटरेस्ट रेट देती है, और इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल जो रहता है इट विल डायरेक्टली अफेक्ट ऑन कैपिटल फ्लो इन द कंट्री। यानी जो देश अपने कैपिटल पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है वो हमेशा कैपिटल को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? हायर रिटर्न, बेटर रिटर्न। तो सपोज अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अवेलेबल इन इंडिया, हमारी इंडिया बेटर रिटर्न्स दे रही है, हायर रिटर्न्स दे रही है, तो इट विल अट्रैक्ट द फॉरेन करेंसी, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी, वो अपना कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, और इससे हमारी इकनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एंड दिस विल मेक द रुपी स्ट्रॉन्गर। इससे हमारा जो रुपी वैल्यू है इट विल बिकम द स्ट्रॉन्गर, वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इसके लिए जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है ये भी हमारे एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये भी आपके इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट आपके एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है, क्योंकि जिस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा, यानी ज़्यादा कैपिटल वहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, यानी उस इकोनॉमी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रॉन्गर, और जब फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्गर है तो उसकी रुपी वैल्यू भी स्ट्रॉन्गर होगी, तो उसकी करेंसी का वैल्यू जो है वो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट से भी डिसाइड होता है। नाउ लास्ट वन है पॉलिटिकल एंड अदर फैक्टर्स। यानी जिस देश में पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं या अदर फैक्टर जैसे एजुकेशन रेशो जो है, दैट इज़ हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, ये रेट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो उस देश में पॉलिटिकल फैक्टर्स अच्छे, उसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो हमारा अच्छा, लिटरेसी रेट है वो अच्छा, तो ओवरऑल स्किल एंड एफिशिएंसी विल गो ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ेगा। और जितना आपका इस इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ज़्यादा उतना आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी ज़्यादा, और जितना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल बी अट्रैक्ट टू आवर कंट्री,
और वो हो रहा है क्योंकि फॉरेनर्स आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द इंडिया बिकॉज दे आर गेटिंग द गुड रिटर्न्स। तो इससे हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, यानी हमारे रुपये की जो वैल्यू है वो मार्केट में अप्रिशिएट होने लगती है, स्ट्रांग होने लगती है। तो ये है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एक्सचेंज रेट को। ओके बच्चों, तो जिस तरह से हमने डिस्कस किया, in the same way I have provided in the notes in a very easy way. So yes my dear students, if you like this video you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes the link is given in the description box. Thank you.